बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी बीवी एक काली कलौटी औरत थी। उसके सांवली रंगत से ज़्यादा मुझे उसके फूहड़पन से नफरत थी। मैं जब भी घर जाता मुझे सर में दर्द होने लगता। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी कबाड़ खाने में आ गया हूँ। उसकी शख्सियत तो टूटी फूटी थी ही, उसकी हरकतें भी बेसलीका थीं। मैंने उसे कई बार समझाया कि अगर तुम मेरे दिल में जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें खुद भी साफ सुथरा रहना होगा और घर को भी शीशे की मानद चमका कर रखना होगा। मगर उसके ख्याल में जब एक बार बच्चे हो जाते हैं तब शौहर बेबस होकर सारी जिंदगी बीवी की गुलामी करता है। उसके पास कोई चारा नहीं रहता। मेरी बीवी का ये ख्याल गलत था, हालांकि वो मेरे दिल में अपनी अहमियत खोती जा रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने की कोशिश करता, क्योंकि घर आना, घर का खाना और घर की औरत मुझे पसंद नहीं थी, और पसंद भी क्यों कर होती। आज भी बारिश का मौसम था, फिर मैं एक रोमान परवर शख्स था। बारिश का मौसम मुझे बेपनाह पसंद था। जब भी बारिश होती मैं अपनी बीवी से पकोड़े बनाने की फरमाइश करता, लेकिन वो बच्चों के पैम्पर डायपर में लगी रहती। उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि उसका शौहर उसके लिए इतनी दूर से ड्राइव करके घर आया है। खैर, आज तो बारिश हुई। मैंने ऑफिस से निकलते ही सीधा लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सोचा। मैंने अपनी गाड़ी में हल्की हल्की मौसीकी लगा ली और अपने माजी की हसीन यादों में खोया गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं अपनी यादों में इस कदर खो गया था, मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कब मैं शहर से बहुत आगे निकल गया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इस इलाके में आने से मेरी ज़िंदगी में भयानक वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये एक सुनसान शाम थी और जगह इंतहाई वीरान थी। मुझे तो सच में ये तक नहीं मालूम था कि मैं इस वक्त शहर के किस जगह पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बेदिहानी में गाड़ी चलाता वीरान सड़क पर काफ़ी आगे आ निकला था। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था कि मैं इस जगह के बारे में मालूम कर सकूं, मगर ये जगह इंतहाई खूबसूरत थी। मैं हैरान होने लगा कि इस शहर में रहते हुए मैं आज तक यहाँ क्यों नहीं आया। आसपास दरख्तों के झंड थे, जबकि सब्ज़ाज़ार ऐसा जैसे किसी पहाड़ी इलाके में हुआ करता है। शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मैं गाड़ी से बाहर उतरकर देखना चाहता था कि इस इलाके में और क्या क्या है। फिर सोचा कीचड़ में अपने हाथ पांव और कपड़े गंदे करने से बेहतर है गाड़ी में बैठे बैठे ही इस इलाके का जायज़ा ले लूं। थोड़ा सा गाड़ी आगे ड्राइव करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये इलाका तो वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर यहीं पर एक अजीब बात हुई। मेरी गाड़ी एक झटके से रुक गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैंने अपने बड़ों से सुना था कभी कभार गाड़ी ख़राब हो जाए, उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने से वो खुद ही ठीक हो जाती है। ये सोचकर मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। वैसे भी मैं ये इलाका देखना चाहता था, अपनी आसानी के लिए गाड़ी से उतर न रहा था। मैंने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। अंधेरे में भी ये इलाका बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब शाम का उजाला रात के अंधेरे में बदल रहा था। टिड्डियों के रेंगने की अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। एक निहायत हसीन एहसास था। तभी आगे चलते चलते मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं इस सुनसान इलाके में अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई चल रहा है। पहले तो लगा जैसे ये हवा की सरसराहट है, मगर जब मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा अपने साथ किसी रेशमी लिबास की सरसराहट और नरमी महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती। अब मैं घबरा कर वापस चलने लगा तो आवाज़ मेरे साथ साथ चलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या मौजरा है। जब मैं चलता हूँ तो आवाज़ आने लगती है और जब रुकता हूँ तो आवाज़ बंद हो जाती है। अमूमन ऐसा तब होता है जब आपका जूता आवाज़ निकाल रहा हो। मैंने अपने जूते उतारकर अपने हाथ में पकड़ लिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कई बार हो चुका था। मगर इस कीचड़ में चलना मेरे लिए अब एक खुशाइन बात थी। हल्की हल्की बारिश में गीली ज़मीन पर चलना मुझे बहुत लुत्फ़ दे रहा था। मैं अब हल्के हल्के कदम उठाता आगे बढ़ने लगा, मगर ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि वही एहसास अब मेरे साथ साथ था। मैं तो अब तेज़ चलना शुरू हो गया। मैं वापस गाड़ी की तरफ आना चाहता था
क्योंकि अब मज़ीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी थी। मैंने सोचा जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ऐसा न हो कि इस इलाके में कोई चोर डाकू छुपा हो, मुझे डरा धमकाकर ये लोग मुझसे मेरी गाड़ी भी ले लें। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, एक वीरान इलाके में अपनी गाड़ी खुली छोड़कर घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी की सीट संभाली, मगर उसी वक्त मुझे किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे रोकना चाह रहा हो। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया, मगर मुझे सख्त डर लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी और जंगली बलाएं आकर मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगी। रात का अंधेरा भी बढ़ने लगा था। मैं मायूस हो चुका था। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप या फिर मैकेनिक की दुकान भी नहीं थी, क्योंकि ये एक बिल्कुल वीरान इलाका था। ऐसे में मैं कहाँ जाता? अपने किसी दोस्त को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मेरे पास बैलेंस नहीं था और ना ही फ़ोन में इंटरनेट का पैकेज था। अब यहाँ पर सिवाय मायूसी के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने गाड़ी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो तो चलने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई कार्रवाई करता, सामने से सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक औरत आती दिखाई दी। औरत ने अपने सर पर लकड़ियों की गठरी उठा रखी थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी औरत इतनी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी नहीं गुजारती। औरतें तो आराम पसंद हो गई हैं, मगर ये औरत अजीब थी। इसके कपड़े तो परियों जैसे थे, मगर इसका काम किसी मज़दूर से कम नहीं था। उसके चलने से अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरी तरफ आ रही है। उसकी निगाहें मुझ पर अटकी हुई थीं। फिर वो मेरे करीब आकर मेरी गाड़ी के पास रुक गई। उसने अपनी कोमल सी उंगलियों से मेरी गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा फ़ौरन नीचे किया। वो अपना सर तकरीबन अंदर करके मुझसे पूछने लगी, अजनबी लगते हो साहब, कहाँ से आए हो? मैंने उसकी बात पर एक नज़र उसे भर कर देखा और फिर इधर उधर देखकर कहा, मैं यहाँ नया नहीं आया, इसी शहर का बासी हूँ। बस आज बारिश की वजह से इधर चला आया। मेरी गाड़ी रुक गई है। समझ नहीं आता कि किसी मैकेनिक को बुलाऊं तो कैसे, बड़ी परेशानी है। मेरा अंदाज ऐसा था कि मैं उस लड़की से मदद चाहता था। तब वो लड़की अपनी लकड़ी की गठरी ज़मीन पर रखकर दोबारा मेरे पास आई और बोली, अरे साहब, ये भी कोई काम है? यहाँ से गुजरती हज़ारों गाड़ियों को मैंने ठीक किया है। इस इलाके में न जाने ऐसी क्या बात है, यहाँ से जो भी गुजरता है उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। शायद इस इलाके का असर है। वो पुरस्कार से लहजे में बोली, मगर उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी, इतनी खूबसूरती कि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। लेकिन ये मासूम लड़की मेरी क्या मदद कर सकती थी? मैंने दिल में सोचा, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया जब वो मेरी गाड़ी का टायर बड़ी महारत से उतारने लगी। मुझे समझ न आया कि वो क्या कर रही है। मैंने नई गाड़ी ली थी। गाड़ियों के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं थी, मगर वो लड़की किसी माहिर मैकेनिक की तरह मेरी गाड़ी का टायर निकाल कर ठीक करने लगी। मैं दम बखुद उसे देखने लगा। वो किसी मैकेनिक की तरह काम करती और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। तकरीबन आधे घंटे में उसने मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने गाड़ी चलाकर देखी तो अब स्टार्ट हो रही थी। मैंने तशक्कुर भरी निगाहों से उस लड़की को देखा, उसका शुक्रिया अदा किया और जेब में हाथ डालकर उसे पैसे देने लगा कि उसने हाथ उठाकर मुझे मना कर दिया। ये मेरी मेहमान नवाजी है, आप इसे कोई मजदूरी न समझें। यहाँ जो भी आता है वो सबीहा की मदद लिए बगैर नहीं जाता। उसने बड़े फ़ख्र से कहा, तो तुम्हारा नाम सबीहा है? मैंने उससे मुतासिर होते हुए पूछा, हाँ, लेकिन तुम मुझे प्यार से सबू ही कह सकते हो। लड़की ने दिलनवाज अंदाज से कहा तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसके तेवर ऐसे थे जैसे पहली ही नज़र में मैं उसे अच्छा लग गया हूँ, मगर मैंने मज़ीद कोई बात नहीं की। रात गहरी हो रही थी। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और ख़ासकर मेरे बच्चे, जिनके लिए मैं जाते हुए रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ ले जाता। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, लड़की का शुक्रिया अदा किया और मेरी गाड़ी फराते भरती शहर की तरफ दोबारा रवाना हो गई। उस लड़की ने मुझे शहर जाने वाला रास्ता भी बता दिया था। रोड सीधा था, ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं थीं। बस मुझे डर था कहीं गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। मेरे पास तो मज़ीद पेट्रोल भी नहीं था। खुदा का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बखैर आफियत अपने घर पहुंच गया। आज बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं ले सका। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं।
सच पूछें तो उस वीरान इलाके से जिंदा वापस आना मुझे किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। अगला पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। अपने किसी दोस्त से इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो लड़की मेरे दिल को छू गई थी। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत और हसीन औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। दिन भर उसके ख्यालात मुझे तंग करते रहे। मेरा बार बार उससे मिलने को जी चाहता, लेकिन अब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, यही सोचकर मैं रुक जाता। लेकिन एक चीज़ जो इंसान के जहन को मुसलसल तंग करे, आप उससे कितनी ही देर दूर रह सकते हैं। 2-3 दिन बमुश्किल मैंने सब्र किया, लेकिन फिर उसी जंगल का रुख करने लगा जहाँ मुझे वो लड़की मिली थी। शाम होने वाली थी। मैंने ऑफिस का काम जल्दी निपटा लिया और गाड़ी में बैठकर उसी जंगल की तरफ रवाना हो गया जो उस दिन रास्ते में मेरे लिए एक हसीन याद बन गया। गाड़ी पर बैठे मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बीवी का फ़ोन आ गया। कहने लगी, छोटे बेटे की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी घर आ जाएं। बेदली से मैं वापस घर लौट गया। लगता है सबूही से मेरी मुलाकात नहीं लिखी। ये सोचकर मैं मायूस हो गया, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत मामूली ख़राब थी। उसे हस्पताल से चेक करवाने के बाद भी मेरे पास 1.5-2 घंटे बचे थे। मैंने सोचा अब सबूही के पास ज़रूर जाऊंगा। हो सकता है वैसे ही मेरी गाड़ी उसी सड़क पर ख़राब हो जाए और सबूही मेरी मदद के लिए आ जाए। वैसे भी उस दिन भी तो अंधेरा काफ़ी फैल चुका था जब मैं उस इलाके में सबूही की मदद लेने रुका था। ये सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। अब तो वो रास्ता मुझे याद हो गया था। ये हमारे शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका था जो तकरीबन वीरान था। वहाँ पहुँचते ही मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाना शुरू कर दी। जब कुछ नज़र न आया तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर लीं। मेरा ख्याल था कि सबूही किसी कोने से दौड़ी दौड़ी आएगी, और ऐसा ही हुआ। सबूही न जाने किस तरफ से निकल आई और फिर अचानक ही वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गया। उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि इस मुज़ाफ़ाती इलाके में तो कोई घर वगैरह भी नहीं है, फिर सबूही आखिर किस जगह रहती है, और क्या ये मेरे ही इंतज़ार में खड़ी थी या फिर मैं इसे एक और हसीन इत्तेफाक समझूं। तब मेरे सवाल का जवाब उसने पूछने से पहले ही दे दिया। मैं यहाँ से गुज़र रही थी, आपकी गाड़ी देखी तो सोचा हाल चाल ही पूछ लूँ। सबूही ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत हंसी आई। अच्छा हुआ जो तुमने हाल पूछ लिया, मैं भी बस यहाँ से गुज़र रहा था, गाड़ी रोक ली कि शायद तुम हाल पूछ लो। शरारत भरे अंदाज में कहा तो वो शर्मा गई। आओ ना, मेरी गाड़ी में आकर बैठो, चंद बातें ही कर लो मुझसे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे साथ बैठने की ऑफ़र की तो वो बिला झिझक मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। तुम कुछ खाती पीती भी हो या फिर हर वक्त राहगीरों की मदद करती रहती हो? मैंने एक और सवाल पूछा। दरअसल मैं सबूही के लिए शहर से खाने पीने की अच्छी खासी चीज़ें लाया था। सबूही हंसकर मुझे देखने लगी। साहब, इस इलाके में खाने को क्या मिलता है? हम दिन भर मजदूरी करते हैं, सिग्नल पर गाड़ियों की सफाई करते हैं। वो हमें 2-4 रुपए दे देते हैं, जिससे मुश्किल से हमारे घर की दाल रोटी चलती है। बस हो जाता है गुजारा। सबूही ने मुस्कुराकर कहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने को बहुत कुछ लाया हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर मैंने गाड़ी की पिछली सीट से केक और फल वगैरह निकालकर सबूही के सामने रख दिए। सबूही अपने सामने इतने सारे फल देखकर खुश हो गई। उसने सबसे पहले मिठाई खाई और मेरा बेहद शुक्रिया अदा करने लगी। बोली, उसने कई सालों से मिठाई नहीं खाई थी, आज उसने जी भरकर खाया है। वो मुझसे बहुत खुश थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी लड़की को अपना जीवन साथी बना लूं। वैसे भी मेरी बीवी तो मुझसे बातचीत ही नहीं करती थी, उसमें तो किसी बूढ़ी औरत की रूह बसती थी। वो कोई दिल लगी वाली बात न करती, न ही किसी चीज़ पर खुश होती। मैं उसके इस रवैये से तंग था। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो क्यों ना मैं सबूही से दूसरी शादी कर लूं। यही ख्वाब मेरे जहन में चल रहे थे कि सबूही गाड़ी से उतरने लगी। मुझे देर हो गई है, अम्मा घर में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ये कहकर सबूही गाड़ी से उतर गई और सब्ज़ाज़ार में कहीं गायब हो गई। मैं सबूही के ख्वाब देखता वापस गाड़ी ड्राइव करके घर आ गया। अब तो घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था मैं जल्द ही अपने दोस्तों से बात कर लूँगा, फिर मौलवी साहिब के ज़रिए हमारा निकाह हो जाएगा और यूं में अपनी ज़िंदगी सबूही के साथ गुजारूंगा।
مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہوا، میں نے جلد ہی اپنے 2-3 قریبی دوستوں کو اس نئے رشتے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ میرے دوست خوش ہو گئے کیونکہ میں ہر وقت ہی اپنی بیوی سے ناراض رہتا۔ کسی نہ کسی بات پر میری اس سے لڑائی ہو جاتی تو میں اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ تب میرے دوست مجھے مشورہ دیتے کہ میں کیوں اتنی لڑاکا عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، اچھا خاصا کماتا ہوں، خوبصورت ہوں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا کہ جب بھی مجھے کوئی اچھی لڑکی دوسری شادی کے لیے ملے گی میں سب سے پہلے تم دونوں کو بتاؤں گا، اور آج یہ موقع آ گیا تھا۔ میرے دوست میرے لیے بہت خوش تھے، اب بس سبو ہی سے بات کرنا رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ رشتہ لے جانے سے پہلے میں سبو ہی سے خود ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اسے یہی کہوں گا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، سو میرے دوست میری طرف سے میرا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ میرے دوستوں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں جنگل میں سبو ہی سے ملنے پہنچا۔ اس سے 2-3 باتوں کے بعد ہی میں اپنے مدعے پر آ گیا۔ سبو ہی، میں کب تک تم سے ملنے یہاں آتا رہوں گا؟ ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، میرے دل کا بھی یہی حال ہے، تو کیوں نہ میں تم سے شادی کر لوں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ میری بات سن کر سبو ہی سمٹ سی گئی۔ میں سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے سبو ہی، کیا تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا ملن بالکل ناممکن سی بات ہے۔ میں تم سے مل تو سکتی ہوں، تمہارے پاس بیٹھ بھی سکتی ہوں، لیکن ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر سبو ہی زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیا اسے میں اچھا نہیں لگا تھا؟ کیوں سبو ہی، کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی سی کوشش کر کے دیکھوں گی، لیکن اگر میں نہ آ سکوں تو تم مجھے معاف کر دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں گھر والوں کی مرضی سے تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے اپنے گھر والوں سے چھپ کر تم سے یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ تم کوشش کرو کہ مجھے جلد یہاں سے لے جاؤ، اگر تم ایسا کر پائے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تم کسی کو میرے بارے میں نہیں بتاؤ گے، تم صرف مجھ سے ملنے یہاں آؤ گے، اور ہم اسے اپنے رشتے کی سب سے پہلی کامیابی سمجھیں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ سبو ہی نے اپنی بات تو مکمل کر لی تھی، مگر مجھے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور اس کے گھر والے اس رشتے پر کیوں نہیں مانیں گے۔ شاید اس کی بچپن میں کسی سے منگنی طے ہوئی ہو، میں نے خود ہی سے اندازہ لگا لیا اور سبو ہی کو یقین دلایا کہ میں اس سے بھرپور تعاون کروں گا، اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا، اور وہ بھی میری طرف سے بالکل تسلی رکھے، میں اسے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس دن تو گھر لوٹ آیا، اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا کہ جس معاملے پر ہم پریشان تھے وہ پہلے ہی حل ہو چکا ہے، کیونکہ سبو ہی اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی، نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے۔ اس شادی کا سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے دوست کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے کہ سبو ہی کے ماں باپ کی منتیں نہیں کرنا پڑیں گی، ورنہ تو لوگ آج کل لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے بہت کتراتے ہیں، وہ 1000 فرمائشیں کرتے ہیں، جہیز کے نام پر بیٹیوں کو گھر بٹھانے کے علاوہ بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں ماں باپ لڑکے والوں سے پلاٹ اور گھر نام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور یوں لڑکے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خیر تمہاری طرف یہ مسئلے نہیں ہیں، تمہاری شادی تو جلد ہو جائے گی۔ سبو ہی سے ایک اور ملاقات کے بعد میں نے اس سے شادی کے لیے بھرپور رضامندی حاصل کر لی تھی، اب ہمارا نکاح ہونا رہ گیا تھا۔ اگلے جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں کو بھی گاڑی میں بٹھایا، راستے میں ہم نے مولوی صاحب کو مسجد سے لیا اور پھر ہم اسی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جس مضافاتی علاقے میں سبو ہی رہائش پذیر تھی۔ میں جانتا تھا اگر میں اکیلا اسے گاڑی میں لینے گیا تو سب لوگ عجیب سا سمجھیں گے، اگر میرے ساتھ میرے معتبر دوست اور مسجد کے مولوی صاحب بھی ہوں گے تو کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا، اگر کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں بنتا، کیونکہ سبو ہی ایک معتبر شخص کے ساتھ یہاں سے جا رہی تھی، اور ممکن یہی تھا کہ مولوی صاحب موقع پر ہمارا نکاح پڑھا دیتے۔ میرے دوست دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ مولوی صاحب آگے ڈرائیور کے ساتھ تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا سبو ہی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گی
اور پھر ہم راستہ بھر باتیں کرتے آئیں گے۔ میں نے اپنا فلیٹ بھی کرائے پر حاصل کر لیا تھا، مجھے اپنی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد میں تھوڑی ہی دیر رکا تھا کہ سبوہی ایک طرف سے آتی دکھائی دی۔ میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا، مطلب سبوہی میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی بتانا چاہتی ہے۔ وہ قریب آئی، میں نے اس سے کہا، سبوہی، میں مولوی صاحب کو لے کر آ گیا ہوں، اب تم ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں شادی کر کے تمہیں یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر سبوہی کچھ دیر مسکرائی اور بولی، ایسا شاید نہ ہو سکے۔ مولوی صاحب اور میرے دوست مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ امجد نے مجھ سے کہا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے دوسری شادی کے خوابوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ امجد غصے سے بولا، تم ہمیں اتنی دور یہ مذاق کرنے کے لیے لائے ہو؟ امجد کے چہرے پر غصہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سبوہی سامنے کھڑی ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ میں نے یہ کہہ کر سبوہی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پیچھے کی طرف جانے لگی، مگر مجھے نظر آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی خاموشی اختیار کر لی، جبکہ میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگے۔ پہلے تو وہ غصہ ہوئے، پھر بولے، تمہارا کوئی قصور نہیں، دوسری شادی کے خوابوں نے تمہارا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ میرے دوست تو مجھے برا بھلا کہہ کر چپ ہو گئے، مگر مولوی صاحب سمجھدار تھے، کہنے لگے، بیٹا، میں تمہاری صورتحال سمجھ سکتا ہوں، ایسے معاملات پر عموماً دنیا والے یقین نہیں کرتے۔ تم کو چاہیے کہ تم اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنا بند کر دو، اور اگر تمہیں دوسری شادی کرنا ہی ہے تو تم کسی معتبر شخص کے ذریعے ایک اچھے گھرانے میں رشتہ مانگو، کہو تمہیں تمہاری مدد کر دوں، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، شریعت کے نزدیک بھی یہ بات جائز نہیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ صرف یا تو میرا تخیل تھا یا پھر میں نے ایک جن زادی سے دوستی کر لی تھی جس سے شادی کرنے کے خواب دیکھتے دیکھتے میں اس حد تک پہنچ گیا کہ خود کو دھوکہ دے بیٹھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے وہ خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، جیتی جاگتی حقیقت۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔